हाँ बच्चों, क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। आज हम इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद का उदय पाठ 2 पर चर्चा करेंगे। उदय पाठ 2। हाँ, जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके पहले मैंने चर्चा की थी आप लोगों से कि यूरोपीय देशों में, खास तौर से फ्रांस में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय होने के बाद भारत की जनता भी अंग्रेजों के अत्याचारों से उब चुकी थी और भारत की जनता भी स्वतंत्र होना चाहती थी। इस कारण से जनता के अंदर एक मनोबल की भावना पैदा हुई कि एक फ्रांस जैसे छोटा सा देश अगर गुलामी से मुक्त हो सकता है तो भारत की आबादी फ्रांस से कई गुना अधिक है, तो भारत के लोग यदि एकत्रित हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हो सकता है। और जो यूरोपीय देश इंग्लैंड के अंग्रेज लोग भारत की इतनी बड़ी आबादी पर अत्याचार कर रहे हैं, भारत के लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, यदि भारत के सभी जातियों के लोग अपने वर्ग, धर्म, जात पात की भावनाओं को त्याग कर ये देश हित की भावना सभी के अंदर जागृत हो जाए, तो भारत के लोग एकत्रित होकर के और अंग्रेजों को अपने देश से जो है वापस कर सकते हैं और गुलामी की दास्ता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। इस बात को लेकर के देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने लगा। इनमें जो है सबसे बड़ी भूमिका महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी वापस 1915 महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए, क्योंकि सन 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी बम्बई के एक धनी सेठ दादा अब्दुल्ला की एक केस की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो हमारे भारत के गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के बागानों पर काम करने के लिए गए हुए थे, वहाँ लोगों से पशुवत व्यवहार किया जाता था। श्वेत और अश्वेत यानी काले और गोरे का भेदभाव किया जाता था। मुट्ठी भर गोरे लोग हम भारतीयों यानी काले लोगों पर अत्याचार करते थे। पशुओं जैसे हमारे ऊपर व्यवहार किया जाता था। भूखे पेट दिन भर हमको पत्थरों की खदानों पर या चाय की बागानों पर काम करना पड़ता था। काम न करने पर हम लोगों को मारा पीटा जाता था। यदि अंग्रेजों की मार पीट के बाद भी अगर किसी जो है भारतीय की या किसी काले व्यक्ति की मौत हो जाती थी, यदि उनका मुकदमा कभी न्यायालय तक भी जाता था, तो वहाँ पर भी अंग्रेज लोग ही जज के रूप में बैठे होते थे और हमेशा निर्णय जो है अंग्रेजों के पक्ष में ही आता था। भारतीयों के पक्ष में कभी निर्णय नहीं आता था। गांधी जी एक पढ़े लिखे बैरिस्टर थे। इंग्लैंड से गांधी जी जो है बैरिस्टर की उपाधि को ग्रहण करके आए और बम्बई हाई कोर्ट पर वकालत करने लगे। उसी समय उन्हें जो है दादा अब्दुल्ला का केस लेकर के दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, वहां पर काले और गोरे का भेदभाव चल रहा था। गांधी जी किसी भी जब होटल पर गए कमरा लेने के लिए, वहाँ के मकान मालिकों ने
या वहाँ के होटल मालिकों ने गांधी जी को काला देख करके हर होटल पर कमरे खाली न होने का प्रमाण दिया। किसी प्रकार से गांधी जी को रात अपनी जो है स्टेशन के प्लेटफार्म पर बितानी पड़ी। गांधी जी जब प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग के लिए जा रहे थे, वो रेलवे स्टेशन पर प्रथम क्लास का टिकट लेने के लिए पहुंचे। जो बुकिंग क्लर्क था उसने गांधी जी को काला देख करके नो टिकट का हवाला दिया कि यानी कि कोई भी फर्स्ट क्लास की टिकट खाली नहीं है, सारी बातें फुल हैं, और उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब गांधी जी ने तमाम प्रकार के कानूनों का, रेलवे के कानूनों का हवाला दिया, तो किसी प्रकार से गांधी जी को रेलवे का प्रथम श्रेणी का टिकट प्राप्त हुआ। जब गांधी जी उस टिकट को लेकर के अपनी कोच में अपनी बर्थ पर बैठने के लिए गए, वहां पर पहले से कुछ अंग्रेज लोग बैठे हुए थे। उन्होंने गांधी जी को मारा पीटा और उस कोच से गांधी जी को नीचे उतार दिया। कुछ अंग्रेज आए और उनको मारते हुए इंजन में ड्राइवर के पास बैठा दिया। लेकिन रेल के ड्राइवर ने भी गांधी जी को अपने पास बैठने के लिए उचित नहीं समझा, और रेल के ड्राइवर ने भी गांधी जी को मार पीट करके इंजन से नीचे उतार दिया। वो बेचारे फिर से अपनी कोच पर पहुंचे तो अंग्रेज लोगों ने फिर उनके साथ मारपीट की। अंत में जब कुछ अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो गांधी जी को ठंडी की रात में पायदान पर बैठ करके जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया तक की यात्रा करनी पड़ी। जब गांधी जी जोहान्सबर्ग पहुंचे, किसी प्रकार से उन्होंने रात प्लेटफार्म पर काटी। वहां पर उन्होंने जो है पत्थर की खदानों पर या चाय की बागानों पर काम करने वाले मजदूरों से, भारतीय मजदूरों से मुलाकात की, उनकी दशा को देखा। गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए एक संघ का निर्माण किया, और उस संघ पर बनाने के लिए, उसका सदस्य बनने के लिए हर व्यक्ति को शुल्क के रूप में 25 पैसे शुल्क लगाई गई कि जो भी भारतीय व्यक्ति संघ का सदस्य बनेगा उसको 25 पैसा शुल्क देना पड़ेगा। जितने भी भारतीय थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन अनपढ़ भारतीयों के बीच मात्र गांधी जी ही एक ऐसे भारतीय थे जो कानूनों को जानते थे और पढ़े लिखे थे, और जो अंग्रेजों का जवाब अंग्रेजी में दे सकते थे। यानी गांधी जी से काफी उम्र में बड़े लोग भी जो है गांधी जी के साथ हो गए, और सभी लोगों ने चंदे के रूप में 25 पैसे शुल्क जमा करके सदस्यता ग्रहण कर ली। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में के लोगों को देखा, वहां पर 1893 से लेकर के गांधी जी 1893 से लेकर के 1915 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में ही रह गए, और भारतीयों को भी अंग्रेजों के बराबर या अंग्रेजों के समान अधिकार प्रदान किए गए। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह से उत्साहित होकर जो भारतीय नेता थे, जो भारतीय जनता थी, वह गांधी जी के गुणों को देखकर बहुत अधिक प्रभावित हुई। 1915 ईस्वी में जब गांधी जी वापस भारत लौट कर आए तो भारत के लोगों की दशा को देखा। कांग्रेस के समूह को इकट्ठा करके उन्होंने भारत में भी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे पहले गांधी जी ने यह कहा कि मैं पूरे देश का भ्रमण करके देश की स्थिति को देखूं,
हमारे देश की दशा क्या है, लोगों की दशा क्या है, इसके बाद सत्याग्रह आंदोलन करूँ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण किसान विद्रोह, उन्नीस सौ 16 ईस्वी में जो बिहार का चंपारण जिला था, वहां पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया था। लेकिन जो अंग्रेजी गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार थी, वो किसी भी प्रकार से किसानों का टैक्स या कर माफ करने नहीं चाहती थी। खेतों में कोई भी अनाज पैदा नहीं हुआ। चंपारण के जो जिला कलेक्टर थे, उन्होंने गवर्नर को यह लिख करके भेजा कि जिले में कोई भी फसल पैदा नहीं हुई, केवल घास पैदा हुई है। गवर्नर का जवाब आया कि घास को ही बिकवा करके टैक्स वसूलो, घास एक अच्छी चीज है। जब पुलिस का दबाव किसानों पर पड़ने लगा, किसानों ने अपने अपने घरों में ताले लगा दिए, अपने बच्चों को, अपने पशुओं को लेकर जंगलों में शरण ली। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों की दशा को देखा, उन्होंने वहां पर किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन किया और सरकार को चंपारण के किसानों का कर माफ करने के लिए मजबूर किया। जब सरकार ने गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण किसानों के टैक्स को माफ कर दिया, तो चंपारण के किसान वापस पुनः अपने अपने घरों पर लौट आए। इसके बाद 1917 ईस्वी खेड़ा आंदोलन, खेड़ा गुजरात, खेड़ा आंदोलन सन 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में जो खेड़ा आंदोलन हुआ, गुजरात में कपास बहुत अधिक होती है। अंग्रेज किसानों के खेतों पर खड़ी हुई फसल को जबरदस्ती कटवा लेते थे। किसानों को उनकी लागत का मुश्किल से बहुत ही कम दाम देते थे, जिसके कारण खेड़ा के किसानों ने आंदोलन कर दिया और उन्होंने कपास बोने से मनाही कर दी। जब सरकार का दबाव किसानों के ऊपर पड़ने लगा, वहां के किसान भी अपने अपने घरों में ताले लगाकर जंगलों में भाग गए। जब गांधी जी खेड़ा पहुंचे, वहां के किसानों की दयनीय दशा को देखा, उन्होंने किसानों को एकत्र किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण सरकार भयभीत हो गई और गांधी जी की शर्तों को मानने के लिए तैयार हुई। गांधी जी ने सरकार और किसानों के बीच समझौता किया कि किसान अपनी मर्जी से अपने खेतों पर फसल बोएंगे और अपनी मर्जी से उचित दाम मिलने पर ही अपनी फसल को विक्रय करेंगे, बेचेंगे। सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई और खेड़ा का आंदोलन समाप्त हुआ। फिर 1918 ईस्वी गुजरात के सूरत में सूती मिल मालिकों का विद्रोह।
1918 में गुजरात में जो सूती फैक्ट्रियां थी, सूती मिल की फैक्ट्रियां थी, वहां पर मिल मालिक किसानों से कपास खरीदते थे। अपनी फैक्ट्रियों पर उस कपास से कपड़े बनाए जाते थे और उन कपड़ों को उचित दाम में बाजारों में बेचा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने किसानों के खेतों से ही कपास की कच्ची फसल खरीद ली और अपने इंग्लैंड ले गए। वहां से सामान सूती कपड़े बना करके भारत में महंगे दामों बेचने लगे, जिसके कारण गुजरात के सूरत में सूती मिल मालिकों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि भारतीय जो है मिल मालिकों को महंगे दामों पर कपास मिलती थी और उन भारत की फैक्ट्रियों में बना हुआ कपड़ा जब बाजार में जाता था तो भी महंगा बिकता था, जिसके कारण लोग उन भारत के बने हुए कपड़े को लेने से इनकार कर देते थे, जिसके कारण सूरत के मिल मालिकों ने विद्रोह किया। गांधी जी जब सूरत पहुंचे, वहां के मिल मालिकों की और वहां के मजदूरों की जब दशा को देखा, वहां पर जो है गांधी जी ने मिल मालिकों और मजदूरों के साथ मिलकर के वहां पर सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। गांधी जी के आंदोलन चालू करने से सरकार डर गई और उन्होंने मिल मालिकों को अपने उचित दाम से अपने फैक्ट्री बने हुए सामान को बेचने के लिए बाजारों में खुली छूट दे दी। इस प्रकार से गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद भारत की जो है 3 जब सत्याग्रह आंदोलन किए, जिससे जनता को गांधी जी के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास हो गया और भारतीय जो बड़े बड़े नेता थे वो भी जो है गांधी जी के संरक्षण में आकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। फिर मिटा दे। अब अगला रौलट एक्ट। एक्ट 1919 ईस्वी। इस एक्ट का मतलब था कि सरकार कोई भी कारण बताए बगैर किसी भी भारतीय को 2 वर्ष तक की कैद भी रख सकती है। इस एक्ट के तहत भारतीयों पर सरकार ने बहुत से प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि कोई भी भारतीय अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चल सकता था। राजपूतों को छोड़ करके कोई भी भारतीय पालकी या घुड़सवारी नहीं कर सकता था। कोई भी भारतीय अपने बच्चों की शादी में बिना अंग्रेजों की इजाजत के कोई उत्सव नहीं कर सकता था। ये सन 1919 ईस्वी में गांधी जी ने पूरे देश को एकत्र किया और इस एक्ट को हटाने के लिए पूरे देश में जन आंदोलन की शुरुआत की गई। इस एक्ट के तहत जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने जब इस आंदोलन पर हस्तक्षेप किया, अंग्रेजों को कानून के दायरे में रहने की हिदायत महारानी ने जब दिया,
तब ये कानून वापस लिया गया और भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने, बिना किसी कारण के किसी भी भारतीय को जबरदस्ती न तो जेल में रखा जा सकता था, न जबरदस्ती उसके ऊपर कोई जुल्म ढाया जा सकता था, और न ही किसी की संपत्ति को जबरदस्ती हस्तांतरित किया जा सकता था। सन 1919 में महारानी एलिजाबेथ ने यह कानून बनाया कि अंग्रेज केवल चाय और चीनी का एक छत्र व्यापार अगले 20 वर्षों तक कर सकते हैं। बाकी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार हैं, तो जिस प्रकार से भारतीय व्यापारी अपने सामान का टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेज व्यापारियों को भी अपना टैक्स सरकार के पास देना पड़ेगा। जो शुल्क भारतीय व्यापारियों के सामानों पर लगाया जाएगा, उतना ही शुल्क अंग्रेजी कंपनी के व्यापारियों के सामानों पर भी लगाया जाएगा। क्योंकि इसके पहले क्या था? इसके पहले अंग्रेजी व्यापारियों के एक विशेष लाल पत्र दिया जाता था, और उस लाल पत्र के माध्यम से अंग्रेज व्यापारी अपने सामानों को टैक्स देने से बच जाते थे। बहुत से भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारियों से सांठगांठ करके और उनसे लाल पत्र प्राप्त कर लेते थे, और भारतीय व्यापारी भी अपने सामान का टैक्स देने से बच जाते थे, जिससे सरकारी खजाने पर अत्यधिक बोझ पड़ने लगा। इस बात को देख करके महारानी एलिजाबेथ ने चाहे भारतीय व्यापारी हो चाहे अंग्रेज व्यापारी हो, सभी के लिए एक जैसे कानून को लागू किया और सभी व्यापारियों को अपने सामान के आधार पर टैक्स देने के लिए पाबंदी लगाई गई। फिर अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने सत्यप्रकाश किचलू को गिरफ्तार कर लिया। सत्यप्रकाश किचलू के गिरफ्तार होने के बाद अमृतसर के बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों के लोग होली, दशहरा, दीपावली आज त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार से पंजाब में जो बैसाखी का त्योहार होता है, ये फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अमृतसर के दूर दराज जो गांव के लोग थे, वो इस शहर में
अपने त्योहार को मनाने के लिए सामान खरीदने के लिए आए थे। लेकिन सभा के आयोजन को देख करके जो गांव के लोग थे वो भी नेताओं के भाषण को सुनने के लिए उस बाग पर इकट्ठा हो गए। गवर्नर ने पूरे पंजाब में धारा 144 लागू कर दी थी। धारा 144 और जो अमृतसर की कमान थी जनरल डायर, जो अमृतसर की कमान थी तो जनरल डायर को सौंप दी गई। बाग में चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें थी और उन दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे हुए थे। बाग से निकलने के लिए मात्र एक ही गेट था, एक ही दरवाजा था। नेताओं के भाषण चल रहे थे। दूर दराज गांव के लोग जो बाजार में सामान खरीदने के आए थे वो भी जो है नेताओं के भाषण को सुनने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। जनरल डायर ने जब इस बात को सुना तो उसे महसूस हुआ कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया गया है। उसने कुछ सैनिकों को अपने साथ लिया और सैनिकों को साथ में लेकर के बाग के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने जो है जनता को बिना सूचना दिए सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिक निहत्थी जनता पर गोली चलाने लगे। लोग अपनी जान को बचा करके भागे। बाग के अंदर एक कुआं था, बहुत से लोग कुएं पर कूद पड़े। बाग के अगल बगल मकान जो बने थे वहां की जो औरतें थी उन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपनी छतों से कुएं पर रस्सियां डाली, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी रस्सियों को काट दिया। अंग्रेजी आंकड़े के आधार पर 356 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अन्य आंकड़ों के आधार पर यहां पर लगभग जो है 3000 लोगों की मौत हुई थी। जो मद्रास के गवर्नर थे उन्होंने जनरल डायर को सजा देने के बजाय 1 लाख की थैली भेंट की और उसकी पीठ को थपथपाया। इस प्रकार से जो है 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड होने के कारण पूरा देश दुख के सैलाब पर डूब गया। अब हम अगली चर्चा आपके अगली क्लास पर करेंगे।